बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज़ टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ SK20। तो आई नो काफ़ी ज़्यादा लेट अपलोड कर रहा हूँ एंड अनदर डिस्क्लेमर इज़ दिस इज़ एग्ज़ाम ओरिएंटेड। क्लियर, टाइम काफ़ी ज़्यादा कम है तो मैं सिर्फ और सिर्फ रीड ही करूँगा। अगर आप कॉन्सेप्ट के लिए आए हो तो आप ये वीडियो छोड़ सकते हो। अगर आप लास्ट मोमेंट रिवीजन करना चाहते हो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप उस टाइप के बंदे हो जिसको मेरी आवाज़ समझ नहीं आती बिकॉज आई हैव स्लरिंग ऑफ स्पीच या डिसलेक्सिया है थोड़ा सा, तो फिर आप ये वीडियो छोड़ सकते हो। अगर आपको मेरी समझ आ सकती है आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो। ये छोटा सा डिस्क्लेमर इसलिए देना पड़ता है बिकॉज बहुत सारे लोग मुझे कमेंट सेक्शन में गालियाँ देते हैं या फिर बातें सुनाते हैं कि मैं फजूल वीडियो बना रहा हूँ। तो ये पहले से डिस्क्लेमर दे रहा हूँ उन लोगों के लिए जो नहीं देखना चाहते। जो देखना चाहते हैं प्लीज़ कंटिन्यू। सो स्टार्ट करते हैं। रेडियोलॉजी 12 मई आफ्टरनून वाला पेपर। तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन इसकी आर्टरी ज़रूर आती है। मोस्ट कॉमन आर्टरी इज़ ऑलवेज LAT। और ये कौन सी वाल को सप्लाई करती है? एंटीरो लैटरल वाल। रट्टा मार लेना। वैसे लैटरल वाल के लिए लैटरल सर्कमफ्लेक्स कोरोनरी आर्टरी होती है। क्लियर। तो मोस्ट कॉमन इज LAT। क्लियर। नेक्स्ट इज जो मिक्सॉइड डीजनरेशन होती है, ओके, जो मिक्सोमेटस या मिक्सॉइड डीजनरेशन इज एसोसिएटेड विद माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स। और माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स में मिड सिस्टोलिक क्लिक आपको देखने को मिलता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक पेशेंट को एक्सर्शनल चेस्ट पेन है जो रेस्ट से ठीक हो जाता है, यानी पेशेंट को स्टेबल अंजाइना है। क्लियर। तो इसके लिए सबसे पहले क्या कराते हैं? रेस्टिंग ECG फॉलोड बाय एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट ETT करवाते हैं। एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक के अंदर ECL होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। C से सेल और M से क्या होता है? वैसे मैंने कुछ और ही बोल दिया। क्लियर। E से एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, C से सेल और L से लिपिड्स। तो इस हिसाब से तरतीब रट्टा मार लेनी है। सेल में सबूत मसल, मैक्रोफेजिस, T सेल्स देखने को मिलते हैं। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, नेफ्रोटिक सिंड्रोम और इसके अलावा CLD के अंदर ट्रांसुडेट आपको देखने को मिलता होता है। एक पेशेंट को गर्ड की हिस्ट्री है, बेरियम स्वैलो के अंदर पता लगा कि बर्ड बी का पेरेंट्स है, तो ये एक लेजिया कार्डिया में देखने को मिलती है। नेक्स्ट इज एब्डोमिनल पेन है, ब्लडी डायरिया है, कोबल स्टोन अपेयरेंस है, तो ये क्रॉन्स डिजीज में देखने को मिलती है। मैक्सिमम नंबर ऑफ बीटा सेल्स पेनक्रियास की टेल में देखने को मिलते हैं। और मेरा क्वेश्चन ये है कि टेल ऑफ पेनक्रियास कौन से लिगामेंट में होती है, ये कमेंट्स में बताना है। पेशेंट इज डायग्नोज विथ म्यूटेशन ऑफ ATP7B। ATP7A होता तो ये मेनकीस डिजीज है, लेकिन ये ATP7B है तो ये विल्सन डिजीज है जो ऑटोसोमल रिसेसिव होती है। नेक्स्ट इज कोलोन के कैंसर में कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन होता है, तो ये फॉलोअप के लिए यूज़ करते हैं। ट्यूमर मार्कर हम फॉलोअप के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक पेशेंट का आइलियम को रिसेक्ट कर लिया है। आइलियम के अंदर रट्टा मारना, टर्मिनल आइलियम के अंदर विटामिन B12 और बाइल सॉल्ट की एब्जॉर्प्शन होती है। प्योर म्यूसिनस ग्लैंड इज सबलिंगुअल, प्योर सीरस इज पैरोटिड, मिक्स्ड इज सबमैंडिबुलर। एक पेशेंट को एक्टिव हेपेटाइटिस B का इन्फेक्शन है। एक्टिव हेपेटाइटिस B यानी सरफेस एंटीजन मौजूद होगा, सरफेस एंटीबॉडी नहीं होगी। E एंटीजन होगा, E एंटीबॉडी नहीं होगी। और वायरल लोड भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। इफ़ रूट ऑफ लेफ्ट लंग इज इंजर्ड, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है को, तो कौन सा स्ट्रक्चर बच जाएगा? आंसर इज पल्मोनरी लिगामेंट। और जो पल्मोनरी ट्रंक, वेन, ब्रोंकस, वेगस नर्व ये अफेक्टेड होते हैं, लिगामेंट बच जाएगा। स्टोनी डल परकशन नोट और ट्रेकिया मीडियास्टिनम ऑपोजिट साइड पे शिफ्ट है, तो ये किस में देखने को मिलता है? ये आपको दो ही कंडीशन है जिसमें आपको मीडियास्टिनम डेविएट होती है, एक नीमोथोरैक्स है, दूसरा प्लूरल इफियन है। तो स्टोनी डल परकशन नोट प्लूरल इफियन में होता है। क्लियर, राइट साइड पर। नेक्स्ट इज एक थोरैकोसेंटिसिस कर रहे हैं 9th इंटरकोस्टल स्पेस पर। रट्टा मारना, 9th इंटरकोस्टल स्पेस पे हम लीवर की बायोप्सी भी लेते हैं। तो थोरैकोसेंटिसिस 9th पे ले रहे हैं, तो रट्टा मारना इंटरकोस्टल स्पेसिस में इंटरकोस्टल नर्व डैमेज होती है। ट्रू अबाउट फैट इम्बोलिज्म, तो फैट इम्बोलिज्म में लॉन्ग बोन्स का फ्रैक्चर होता है और इसके 3 दिन के बाद आपको हाइपोक्सीमिया, पिटिकल रैश और न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज एक पेशेंट को गुड पास्चर सिंड्रोम है, एंटी-GBM एंटीबॉडी होती है, टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी होती है। डायबिटीज़ वाले पेशेंट में डायबिटिक नेफ्रोपैथी होती है, उसमें माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया देखते हैं, तो एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशियो करवाते हैं। 300 का रट्टा मार लेना, 30 से लेकर 300। नेक्स्ट इज एक चाइल्ड है जिसका +3 प्रोटीन यूरिया है, तो ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, मिनिमल चेंज डिजीज होता है बच्चों में।
क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 इज सीवियर डिहाइड्रेशन के अंदर नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट किस पार्ट में हाइपोटोनिक होगा। अगर वो बात करें कि आइसोटोनिक है तो वो हमेशा पीसीटी होता है, और अगर हाइपरटोनिक की बात करें तो वो लूप ऑफ हेनले है, और हाइपोटोनिक की बात करें तो वो डीसीटी की बात कर रहे हैं। तो जो डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस होता है हाइपोटोनिक वाला, और रट्टा मारना बेस्ट आंसर इज अर्ली डीसीटी, और अर्ली डीसीटी में मैकुला डेंसा आपको देखने को मिलता होता है। और जो कंसंट्रेटेड यूरिन है उसका बेस्ट आंसर है वैसे कलेक्टिंग डक्ट, क्योंकि वहां पर क्या काम करता है, एडीएच काम करता है। जीएफआर को मेजर करने के लिए इनोलिन होती है। जीएफआर को मेजर करना है तो इनोलिन है, जीएफआर को एस्टिमेट करना है या क्लिनिकली देखना है तो क्रिएटिनिन देखनी है। क्लियर। अगर जो एंडोजीनस सब्सटेंस जीएफआर के लिए इस्तेमाल करते हैं वो केरेटिनिन होती है, जबकि प्लाज्मा फ्लो के लिए पैरामाइनो हिपोरिक एसिड है। अगर जीएफआर बढ़ेगी और रीनल प्लाज्मा फ्लो डिक्रीज होता है तो कौन से मैकेनिज्म की वजह से, या तो एक ही मैकेनिज्म है, वह है इफरेंट आर्टरियोल की वेजोकंस्ट्रिक्शन करवाना, एंड दिस इज डन बाय एंजियोटेंसिन 2। क्लियर। तो जीएफआर बढ़ाना है तो आफरेंट की डायलिटेशन करवा दो, ईफरेंट की कॉन्स्ट्रक्शन करवा दो, या प्लाज्मा प्रोटीन को कम कर दो। क्लियर। और इन सब को उल्टा कर दो और या यूरेटर की कॉन्स्ट्रक्शन कर दो तो जीएफआर कम हो जाती है। डीके वाले पेशेंट में हाई 9 गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस होती है। तो इनिशियल मैनेजमेंट क्या है, आपने नॉर्मल सलाइन देना होता है और आपने इंसुलिन थेरेपी देनी होती है। दिस इज द सेम मैनेजमेंट फॉर हाइपरोस्मोलर नॉन कीटोटिक कोमा, जिसको हाइपरग्लाइसीमिक हाइपरोस्मोलर स्टेट भी कहते हैं। पता नहीं, शायद मैं उल्टा बोल गया हूँ। सिवियर डायरिया के अंदर, वॉमिटिंग के अंदर मेटाबॉलिक एल्कलॉसिस होता है, तो डायरिया के अंदर मेटाबॉलिक एसिडोसिस विद नॉर्मल अनाइन गैप, नगमा कहते हैं। ठीक है। तो वॉमिटिंग के अंदर क्या होगा, मेटाबॉलिक एल्कलॉसिस देखने को मिलेगा। हाइपोक्लेमिक, हाइपोक्लोरिमिक, हाइपोकैल्सीमिक, मेटाबॉलिक एल्कलॉसिस विद पैराडॉक्सिकल एसिड यूरिया। जो मेरी वीडियो देखते हैं उनको ये बात याद रहे। तो माइक्रोस्कोपी के अंदर मिनिमल चेंज डिजीज के अंदर आपको नॉर्मली वैसे कुछ भी नजर नहीं आता लाइट माइक्रोस्कोप पर, लेकिन इलेक्ट्रॉन के ऊपर पोडोसाइट के फूड प्रोसेस की इफेसमेंट होती है। दिस सेम फाइंडिंग इज आल्सो सीन इन केस ऑफ फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस। एबीजी के अंदर पीएच काफ़ी ज़्यादा कम है, बाइकार्ब का लेवल कम है, तो ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। क्लियर। ठीक हो गया। और CO2 का लेवल भी कम हो गया है, डैट मीन्स पेशेंट में कंपनसेशन आ गया रेस्पिरेटरी से। क्लियर। सही हो गया। तो ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस विद रेस्पिरेटरी कंपनसेशन है। नेक्स्ट इज 64 ईयर ओल्ड फीमेल जिसको फटीग है, इजी ब्रूजिबिलिटी आफ्टर स्मॉल कट और रिकरेंट इन्फेक्शन है। क्लियर। लैब्स के अंदर पता लगा, देखो फटीग है मतलब आरबीसी कम, डब्ल्यूबीसी कम और प्लेटलेट्स भी कम है, ब्लास्ट सेल्स और रॉड्स है। और रॉड्स आपको AML M3 में देखने को मिलते होते हैं। इसके लिए आल ट्रांस रेटिनोइक एसिड यूज़ होता है। एक पेशेंट को हॉजकिन लिम्फोमा है, कीमो वगैरह दी गई है, तो कीमो की एक ही दवाई जो हेमरेजिक सिस्टाइटिस करवाती है वो साइक्लोफॉस्फामाइड होती है। स्टेरिस का अपेयरेंस ऑन हिस्टोपैथोलॉजी, तो रट्टा मार लो ये या तो बर्किट में हो सकती है या फिर ये अगर ये किडनी की बात करें तो ये PSGN में देखने को मिल सकती है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद चिल्स और राइगर्स वगैरह डेवलप हो चुके हैं। अब इसको या तो ये फिब्राइल नॉन हिमोलिटिक रिएक्शन हो सकता है या पेशेंट को हिमोलिटिक रिएक्शन भी हो सकता है, मतलब नॉन हिमोलिटिक भी हो सकता है या हिमोलिटिक भी हो सकता है। तो आपने ट्रांसफ्यूजन को बंद करना है, ब्लड बैंक वालों को बुलाना है। इसके बाद एक पेशेंट को PPH है, PPH का मोस्ट कॉमन काज है यूट्राइन एटोनी, 4T रट्टा मार लेने, टोन टिश्यू ट्रॉमा थ्रोम्बिन। एक पेशेंट को थायराइड का मैस है जिसमें सैमोमा बॉडी ऑर्फन NEI अपेयरेंस है, तो ये पेपिलरी कैंसर में देखने को मिलती है। जो फोलिकुलर कैंसर है वो कैप्सुलर और वास्कुलर इन्वेजन शो करता है, दैट इज वाई FNAC cannot diagnose this cancer. Next question is midline neck swelling है, ये swelling टंग की प्रोट्रियन के साथ मूव कर रही है, तो ये थायरोग्लोसल सिस्ट होती है, मिड लाइन स्वेलिंग होती है जो टंग की प्रोट्रियन के साथ और डेग्लूटेशन के साथ, दोनों के साथ मूव करती है। जबकि जो थायराइड की स्वेलिंग होती है वो सिर्फ और सिर्फ स्वालोइंग के साथ मूव करती है। नेक्स्ट इज एक पेशेंट को एपिसोडिक हाइपरटेंशन, पाल्पिटेशन, स्वेटिंग है, तो ये फियोक्रोमोसाइटोमा है। इसमें आप प्लाज्मा में मेटानेफ्रिन और यूरिन के अंदर विनाइल मेंडेलिक एसिड के लेवल्स कराते होते हैं। एक 19 साल की लड़की है जिसकी हाइट नहीं बढ़ रही आफ्टर द प्यूबर्टी, बाकी सब चीज़ें नॉर्मल है। दैट माइट बी ड्यू टू लेवी लोरान डिवार्फिज्म। आई नो का बड़ा मुश्किल वर्ड है, इसके अंदर ग्रोथ हार्मोन के रिसेप्टर की रेजिस्टेंस आ जाती है, और जो सोमैटोमीडियंस होते हैं इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 उसकी कमी हो जाती है। एल्डरली पेशेंट है, हेड इंजरी है ड्यू टू द फॉल, अब उसको पास्ट मेमोरी रिकॉल नहीं हो पा रही, डैट मीन्स पेशेंट को रिट्रोग्रेड एमनीजिया है। तो मेमोरी कहाँ स्टोर होती है, टेम्पोरल लोब में स्टोर हो जाती है। 48 ईयर ओल्ड मेल जिसको सिवियर थ्रोबिंग हेडेक है, ब्लरिंग ऑफ विजन है और जेंथोक्रोमी है CSF पर, तो ये सब अराक्नोइड
हैमरेज में देखने को मिलता है। ब्लो आउट फ्रैक्चर है विद प्रोप्टोसिस एंड लॉस ऑफ चीक सेंसेशन, तो ये इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व के डैमेज होने की वजह से होती है। ब्लो आउट फ्रैक्चर का मतलब है कि जो फ्लोर ऑफ ऑर्बिट है वो फ्रैक्चर हो चुका है। फीवर, हेडेक है और साथ में टॉसिस और मिड्रियासिस है। देखो जो टॉसिस और मियोसिस होता तो मैं हॉर्नर सिंड्रोम में जाता, लेकिन ये टॉसिस है और मिड्रियासिस है, डैट मीन्स कि पेशेंट की ओकुलोमोटर नर्व चली गई है। क्लियर, ठीक हो गया। दिस माइट बी ड्यू टू कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस। नर्व सप्लाई टू द स्किन बिलो द ऑर्बिट ऑफ द आई बट अबव द माउथ, तो ये फेस की सेंसरी सप्लाई है अबव द ऑर्बिट ऑफ आई ophthalmic nerve, below the orbit of eye maxillary और below the mouth is mandibular nerve। geniculate ganglia facial nerve का गैंग्लिया होता है, ये उस जगह पे होता है जहाँ पे इंटरनल कॉस्टिक मीएटस और फेशियल किनाल का जंक्शन होता है। एक पेशेंट को मम्स की हिस्ट्री है, वायरल एक्सपोयर की हिस्ट्री है, अब उसको हेड एक फीवर, नेक स्टिफनेस, यानी इसको मेनिंजाइटिस के सिम्टम्स वगैरह अपीयर होना शुरू हो चुके हैं। क्लियर, सही हो गया। और वायरल एक्सपोयर की हिस्ट्री है, तो ये वायरल मेनिंजाइटिस है, इसमें रट्टा मारना, सीएसएफ का ग्लूकोज नॉर्मल होता है। ओके, इसके बाद के फ्रॉम विच स्ट्रक्चर फेशियल नर्व अराइज, कहाँ से अराइज करती है, पॉन से निकलती है और सेरिबुलोपोंटाइन एंगल से क्रॉस करती हुई जाती है, इंटरनल कॉस्टिक मीएटस से भी पास करती है। डिप्लोपिया है, टॉसिस है, क्लियर, वीकनेस इन चूइंग आफ्टर प्रोलॉन्ग एफर्ट, ड्राइनेस ऑफ माउथ। ड्राइनेस ऑफ माउथ ये बताता है कि पेशेंट में ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन है, और लॉस ऑफ डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस, दिस माइट बी ड्यू टू लैम्बर्ट ईटन माइस्थेनिक सिंड्रोम। क्लियर, सही हो गया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हिंट था डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस लॉस हो जाते हैं। नेक्स्ट इज 35 ईयर ओल्ड पेशेंट जिसको मॉर्निंग स्टिफनेस 1 घंटे से ज़्यादा की है, मेटाकार्पोफिलेंजियल जॉइंट की इन्वॉल्वमेंट है, तो ये रूमेटाइड आर्थराइटिस में देखने को मिलता होता है। अगला क्वेश्चन दोबारा से इन्फ्लेमेटरी है, लेकिन ये लोअर बैक पेन को इन्वॉल्व करता है। रट्टा मार लो, अगर किसी का जॉइंट पेन स्टिफनेस एक्टिविटी करने से बढ़ जाती है तो वो ऑस्टियो में जाना, और अगर जॉइंट स्टिफनेस एक्टिविटी करने से ठीक हो जाती है तो वो इन्फ्लेमेटरी आउटोम्यून होता है। अब देखो पेशेंट का लोअर बैक में पेन है 28 ईयर ओल्ड का, और साथ में आईबीडी की हिस्ट्री भी है, तो ये एनकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस में देखने को मिलता है। बैम्बू स्पाइन रट्टा मार लेना। एयोर्टिक रोड डायलेटेशन 4 सेंटीमीटर तक, एक्टोपिया लेंटिस, और ये भी सुपीरोलैटरल होता है, तो ये मार्फन सिंड्रोम होता है। इसमें इनहेरिटेड डेफिशिएंसी होती है फिब्रिलिन की, ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है। एपोप्टोसिस इज इंड्यूस्ड बाय एक्टिवेशन ऑफ कैस्पेजेस 8 और 9 को रट्टा मार लेना। टीबी इज अ टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी जस्ट लाइक अ कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, टाइप 4 हेल्पर टी सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। अपेंडिसाइटिस वाले पेशेंट में फीवर हो गया, फीवर इज यूजुअली ड्यू टू इंटरल्यूकिन 1, 6 एंड टीएनएफ अल्फा। क्लियर, सही हो गया। लेकिन जो पेन है वो पेन की बात कर रहा था, तो पेन इज मीडिएटेड बाय ब्रैडिकाइनिन, लेकिन वो तो ऑप्शन में है नहीं, तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन की बात करते हैं। एचआईवी वाले पेशेंट में न्यूमोसिस्टस जीरोवेकाई का इन्फेक्शन है, तो ये CD4 काउंट 200 से कम में देखने को मिलता है। प्रोटॉन को जीन नॉर्मल जीन्स होते हैं जो सेल की प्रोलिफरेशन करवाते होते हैं। लार्ज माइटोकॉन्ड्रियल एमॉर्फस डेंसिटीज ये इरिवर्सिबल सेल इंजरी में देखने को मिलती है। टॉसिस, मियोसिस एंड हाइड्रोसिस, तो ये हॉर्नर सिंड्रोम होता है। लॉस ऑफ सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लिया, कोडोमिनेंस के अंदर दोनों जीन्स अपने आप को एक्सप्रेस करते होते हैं, कोई भी रिसेसिव नहीं होता, जस्ट लाइक अ ब्लड ग्रुप। नेक्स्ट इज ओवरी के कैंसर में ट्यूमर मार्कर CA-125 होता है, ब्रेस्ट में CA-15-3 होता है, पेनक्रियास में CA-99 होता है, कोरियो कैंसर में बीटा एससीजी देखने को मिलता होता है। नेक्स्ट इज एक फीमेल पेशेंट है जिसका फैमिली में हिस्ट्री है मेटास्टैटिक ब्रेस्ट कैंसर की, तो ये BRCA म्यूटेशन की वजह से देखने को मिलती होती है। क्लियर, अब जो कॉम्प्लीमेंट्स होती है वो IgM और IgG ही एक्टिवेट करती होती है। अब स्किन वाटर प्रूफिंग इफेक्ट शो करती है, वाई, बिकॉज स्किन में कैराटिन होता है। कैपोसी सार्कोमा ह्यूमन हर्पीज वायरस 8 की वजह से होता है, HIV वालों में देखने को मिलता है। जो 6 और 7 होते हैं वो रोजियोला इन्फेंटम करवाते हैं। B19 पैरवोवायरस, स्लैप चीक सिंड्रोम, ह्यूमन हर्पीज वायरस 5 इज साइटोमेगालो वायरस, 4 वाला एप्स्टीन बार वायरस, 3 वाला herpes zoster वायरस। क्लियर, पोस्टमार्टम क्लॉट डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द क्लॉट बिकॉज जो पोस्टमार्टम है चिकन फैट सुपर नेटेंट होता है। रट्टा मारना, मौत से पहले वालों में लाइन्स ऑफ जानस होती है, मौत के बाद वालों में चिकन फैट अपीयरेंस आपको देखने को मिलती है। लाइन्स ऑफ जानस आर प्रेजेंट इन कैरोलिन थ्रोम्बस, प्रीमॉर्टम थ्रोम्बस, आर्टीरियल थ्रोम्बस। ब्रेन के अंदर एब्सेस के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अंदर लिकोफैक्टिव नेक्रोसिस देखने को मिलती होती है। प्लूरल फ्लूइड है जिसमें इन्फ्लेमेटरी सेल है, खास तौर पर एमार्फस कोआगुलम है, तो ये
फिब्रिनस इन्फ्लेमेशन होती है रूमेटाइड आर्थराइटिस में देखने को मिलती होती है। 2C चिलोसिस कॉर्नियल रिवास्कुलराइजेशन, तो ये B2 डेफिशिएंसी में होती है। B1 डेफिशिएंसी की वजह से ड्राई बेरी वेट बेरी वर्निकीज कोर्साकॉफ साइकोसिस होता है। मेजर करने के लिए RBC ट्रांसकीटोलेस लेवल कराते हैं। B2 डेफिशिएंसी में चिलोसिस और कॉर्नियल वास्कुलराइजेशन होती है। B3 में पेलेग्रा होता है। 3D डायरिया डर्मेटाइटिस डिमेंशिया होता है। B5 कोएंजाइम ए के लिए चाहिए। B5 की डेफिशिएंसी की वजह से बर्निंग फूड सिंड्रोम एड्रिनल इनसफिशिएंसी हो जाती है। B7 अंडों में होता है, एविडिन खाएगा तो उनको पकड़ लेगा और ये कैरियर ऑफ 1 कार्बन होता है। B7 कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन लीवर मेटाबॉलिज्म में है। B9 फोलिक एसिड है, 1 कार्बन ट्रांसफर है। B9 डेफिशिएंसी से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो जाता है। B12 डेफिशिएंसी से बेगैलोब्लास्टिक एनीमिया पर्निशियस एनीमिया होता है। नेक्स्ट इज केराटोमलेशिया ड्राइनेस ब्लरिंग ऑफ विजन है, तो ये विटामिन ए डेफिशिएंसी की वजह से होती है विच इज जीरोफ्थाल्मिया। तो इसमें बाइटोट स्पॉट होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होती है, कॉर्नियल स्क्वेमस मेटाप्लेजिया होता है, कॉर्नियल डीजनरेशन होती है। ये सारी स्टेजिंग रट्टा मार लेना, और रट्टा मारना विटामिन ए टीराटोजेनिक है, दैट इज वाई एक्नी वाले पेशेंट में हम कॉन्ट्रासेप्टिव देते होते हैं बिकॉज इट कॉजेज क्लेफ्ट पैलेट कार्डिक एब्नॉर्मैलिटीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज, तो एंटीऑक्सीडेंट 3 ही होते हैं ACE। ओके क्लियर। अब इसमें से बेस्ट इज C, सबसे बेस्ट होता है ग्लूटाथायोन। नेक्स्ट इज एक पेशेंट मल्टीपल मेडिकेशन के ऊपर है, उसका सोडियम काफ़ी ज़्यादा कम है। दिस इज ड्यू टू सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट ADH, दिस माइट बी ड्यू टू SSRI जो कि सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट ADH करा देती है। टेट्रासाइक्लिन और अमाइनोग्लाइकोसाइड 30S राइबोसोमल इनहिबिटर होते हैं। ये टेट्रासाइक्लिन क्या करती है, अमाइनो एसिड tRNA कॉम्प्लेक्स को A साइड पर नहीं आने देती। नेक्स्ट इज DMRD जो प्रेगनेंसी में देते हैं, रट्टा मारना हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, दिस आल्सो यूज्ड इन पोर्फायरिया क्यूटेनिया टार्डा। एक पेशेंट ने एस्पिरिन खा लिया है, तो एस्पिरिन की वजह से इनिशियली रिस्पायरेटरी अल्केलोसिस फॉलोड बाय मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है, तो आपने सोडा बाइकार्बोनेट देना है। क्लियर। इसके बाद एक पेशेंट है जिसको वीकनेस ऑफ थिनार मसल है, लैटरल 3.5 पर सेंसरी लॉस है, तो ये मीडियन नर्व इंजरी की वजह से आपको देखने को मिलता है। एक बंदा डिफिकल्टी हो रही है सिटिंग टू स्टैंडिंग, क्लियर, बैठने से उठने में मुश्किल हो रही है, तो ये ग्लूटियस मैक्सिमस की वजह से आपको देखने को मिलती है। तो डिफिकल्टी इन स्टैंडिंग फ्रॉम सिटिंग इज ग्लूटियस मैक्सिमस, दिस इज सप्लाइड बाय इंफीरियर ग्लूटियल नर्व। और अगर नर्व की बात, अगर वो हैमस्ट्रिंग डैमेज की बात करें तो शियाटिक नर्व जरूर मेंशन करेंगे। नेक्स्ट इज के 3rd डिग्री प्रोलैप्स के अंदर आपका यूट्रोसैक्रल लिगामेंट होता है। 1st डिग्री के अंदर सर्विक्स डिसेंड करता है, 2nd डिग्री में इंट्राइटस तक आता है, 3rd में इंट्राइटस से बाहर चला जाता है, 4th में पूरा का पूरा यूट्रस ही बाहर आ जाता है। 1st, 2nd, 3rd के लिए यूट्रोसैक्रल लिगामेंट और 4th के लिए कार्डिनल लिगामेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कार्डिनल लिगामेंट। एक पेशेंट सुपाइन पोजीशन पे है और अगर पेरिटोनियल कैविटी में फ्लूइड दिया तो सुपाइन पोजीशन में वो जाएगा राइट और लेफ्ट पैराकोलिक गटर में, तो ये रट्टा मार लेना। UTI की हिस्ट्री है, ग्राम पॉजिटिव, रॉड्स है, यूरियस पॉजिटिव है, क्लियर, ठीक हो गया। यूरियस पॉजिटिव प्रोटियस मिराबिलस होता है, क्लियर, ठीक हो गया, जिसकी स्वार्मिंग मोटिलिटी देखने को मिलती है। यू हैव टू रिमेंबर ग्राम नेगेटिव रॉड्स, इनकी क्लासिफिकेशन कि कौन लैक्टोज फर्मेंटेशन करते हैं कौन नहीं करते। जो लैक्टोज फर्मेंटेशन करते हैं फास्ट का मिमोनिक है नी, K फॉर क्लैप्सेला, क्लियर, E फॉर ई कोलाई और एंटीरोबैक्टर, स्लो में सिराशिया और सिट्रोबैक्टर। नॉन लैक्टोज फर्मेंटर में साल्मोनेला प्रोटीएस, रट्टा मारना साल्मोनेला शिगेला सल्फर वाला टेस्ट से डिफ्रेंशिएट करते हैं। प्रोटीएस में आपको यूरियस पॉजिटिव देखने को मिलता है। रेक्टम हमारे GIT है तो ये एंडोडर्म से राइज करती होती है। बेबी की इंटेस्टाइन वापस नहीं जा रही और एमनियोटिक सैक से कवर है, तो ये ओम्फैलोसील होती है विच इज एसोसिएटेड विद क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटीज। माइलिनेशन ड्यूरिंग इंट्रा यूट्राइन लाइफ, तो ये फैक्चुअल है। बिफोर 3 मंथ्स ऑफ जेस्टेशन, वैसे बहुत मिसनोमर MCQ है लेकिन क्या करे, मैं मजबूर हूँ। डायबिटिक पेशेंट है जिसको लैटरल मेलियोलस पे हिस्ट्री है, FDG पैट स्कैन कराया गया है, ठीक है, मेट्स को देखने के लिए कराते होते हैं। एक पेशेंट को फैट इम्बोलिज्म से डेथ हो चुकी है, तो फैट्स को देखने के लिए फ्रोजन फैट सेक्शन और फैट स्टेनिंग यूज करते हैं। एक गायनी OPD में पेशेंट आई है 3rd डिग्री UV प्रोलैप्स ड्यू टू डैमेज ऑफ यूट्रोसैक्रल लिगामेंट, तो ये सर्विक्स को पोस्टीरियर पेल्विक वाल से सैक्रम से जोड़ता है। क्लोराम्फेनिकोल ग्रे बेबी सिंड्रोम कराती है, इसका मेटाबॉलिज्म ग्लूकोरोनाइडेशन से होता है। सेम इज फॉर बिलिरुबिन, क्लियर। नेक्स्ट इज कौन सी डाइपेप्टिडेज फॉर इनहिबिटर, ग्लिप्टिन्स वाली है जो रीनल फेलियर में दे सकते हैं। आंसर इज लीना ग्लिप्टिन, लीना,
क्लियर। एक पेशेंट को मॉर्निंग मेटालिक टेस्ट है, रट्टा मारना, मेटालिक टेस्ट इज माइट बी ड्यू टू मेटफॉर्मिन और मेट्रोनिडाजोल। क्लियर। तो जो टेस्ट सेंसेशन है वो कैरी होती है बाय द सोर, मतलब जो सोर वाली होती है वो पोटेशियम चैनल के इनहिबिट होने की वजह से होती है। जो सोर टेस्ट है उसमें पोटेशियम चैनल इनहिबिट होगा और जो साल्टी है उसमें सोडियम चैनल एक्टिवेट हो जाएगा। क्लियर। इफ द रेडियल नर्व डैमेज हो चुकी है तो फिर क्या होगा, सेंसरी लॉस आपको डोर्सल सर्फेस पे देखने को मिलेगा। ओके क्लियर, ठीक हो गया। पोस्टीरियर आर्म, फोर आर्म और डोर्सल हैंड पे देखने को मिलेगा। एक पेशेंट को एक साल का बच्चा है, डायरिया आफ्टर 1 ईयर, हिस्ट्री ऑफ मिल्क इनटेक है, तो लैक्टोज इंटॉलरेंस है, दूध वगैरह नहीं देना आपने। क्लियर। इसके बाद डोपामीन, गाबा और हिस्टामिन को बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, विटामिन B6 चाहिए, पीरियोडॉक्सिन चाहिए होती है। गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी के बाद स्टीटोरिया क्यों होता है, क्योंकि आपने GIT को बाईपास कर दिया है। क्लियर, ठीक हो गया, क्योंकि आपने GIT का एब्जॉर्प्टिव एरिया कम कर दिया है। स्टोमक को बाईपास नहीं किया, इंटेस्टाइन को बाईपास कर दिया है। क्लियर। अगर टिबियल पार्ट ऑफ शियाटिक नर्व डैमेज हो गया है तो जो बाइसेप्स के 2 हेड होते हैं, लॉन्ग हेड और शॉर्ट हेड, जो शॉर्ट हेड है उसको सप्लाई करती है कॉमन पेरोनियल नर्व, लॉन्ग हेड इज सप्लाइड बाय टिबियल पार्ट ऑफ शियाटिक नर्व। मेटफॉर्मिन के बारे में क्या बात ठीक है, मेटफॉर्मिन वेट को नहीं बढ़ाती बल्कि ये इंसुलिन स्पेयरिंग एजेंट है, ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन को बढ़ा देती है और ग्लूकोनियोजेनेसिस को कम कर देती है। यंग पेशेंट को रिकरेंट चेस्ट इन्फेक्शन है और क्रॉनिक डायरिया है। क्लियर। अब रिकरेंट चेस्ट इन्फेक्शन, क्रॉनिक डायरिया, दिस माइट बी ड्यू टू सिस्टिक फाइब्रोसिस, उसमें आपको ब्रोंकिएक्टिसिस देखने को मिलती है, थिक एंड डायलेटेड ब्रोंकाई देखने को मिलती है। ओबीस वुमेन जिसका TSH का लेवल ज़्यादा है एंड इज इनफर्टाइल, TSH ज़्यादा है इसका मतलब है पेशेंट को हाइपोथायरॉयडिज्म है, प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म है। क्लियर। इसके बाद एक पेशेंट को मिड लाइन नेक स्वेलिंग है। क्लियर, सही हो गया। ओके, यानी थायराइड का कोई मसला है, कैल्शियम का लेवल कम है। अब ये काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल MCQ है, डायग्नोसिस इज मेडुलरी थायराइड कैंसर, क्योंकि इसमें कैल्सिटोनिन पॉजिटिव है। क्लियर। अब इसने MEN2 लिखा हुआ है, MEN2 के अंदर आपको फियोक्रोमोसाइटोमा भी ऐड करना होता है। क्लियर। और पैराथायरॉयड वाला भी ऐड करना होता है, पैराथायरॉयड हाइपरप्लेजिया भी ऐड करना होता है। लंबर पेन इज माइट बी ड्यू टू पैराथायरॉयड हाइपरप्लेजिया, फिर ये जस्टिफिकेशन बनाता है। ओबीस वुमेन विद अ BMI ऑफ 35, यानी बहुत ज़्यादा BMI है। क्लियर, ठीक हो गया। और उसका RBS भी ऑलमोस्ट अपर लिमिट में है, तो पेशेंट को मेटाबॉलिक सिंड्रोम है जिसमें इंसुलिन की रेजिस्टेंस होती है, कंपनसेटरी इंसुलिन का लेवल बढ़ जाता है। पियोग्लूटाजोन PPER गैमा होती है, जबकि फाइब्रेट्स PPER अल्फा होते हैं। ओके क्लियर। रुबेला इन्फेक्शन, प्रेगनेंसी के रट्टा मारना जो 3 to 8 वीक्स होते हैं उसमें ज़्यादा इफेक्ट शो करता है, तो यहाँ पे 5 से 10 वीक की रट्टा मार लो। ओके। बायोप्सी पे पता लगा कि मैक्रोफेज और लिम्फोसाइट इन्फिल्ट्रेशन है, दिस इज सीन इन केस ऑफ ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन। ग्रेसिलस मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई है, तो उसके लिए ऑब्चुरेटर नर्व आती है। 30-year-old मेल, अचानक ही उसकी डेथ हो गई है ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से, और ट्यूनिका मीडिया, जो रप्चर्ड वेसल है उसमें ट्यूनिका मीडिया नहीं है, तो इसमें जो कॉज ऑफ जो टाइप ऑफ एनोरिज्म है वो बैरी एनोरिज्म है, लेकिन अगर कॉज ऑफ डेथ पूछता तो वो डाइसेक्टिंग एनोरिज्म होता। आई नो दिस इज वेरी फजूल MCQ। जो सुपरफिशियल अल्नर नर्व होती है, दो होती है, डीप अल्नर नर्व और सुपरफिशियल अल्नर नर्व। रट्टा मारना, जो आपके जो अल्नर नर्व होती है वो फ्लेक्सर कार्पई अल्नारस को सप्लाई करती है, बाकी जो सारे मसल्स है उनको सप्लाई करती है ऑलमोस्ट मीडियन नर्व। बस यहाँ पे इसने लिखा हुआ है एडक्टर पॉलिसिस, दिस इज सप्लाइड बाय डीप अल्नर नर्व। क्लियर। तो सुपरफिशियल अल्नर नर्व फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारस को सप्लाई करती है। स्लाइवा के अंदर बारे में क्या बात ठीक है, स्लाइवा में अमाइलेज होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन करता है। रट्टा मारना स्लाइवा की सिक्रेशन को सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों बढ़ा देती है। डिफ्यूज लॉस ऑफ वाइब्रेशन सेंसेशन है। क्लियर, ठीक हो गया। तो इसके लिए क्या करवा लोगे आप, B12 करा लोगे, क्योंकि माइट बी ड्यू टू पेरिफेरल न्यूरोपैथी। RBS के लेवल्स पे करवा लोगे क्योंकि डायबिटीज़ की वजह से भी हो सकती है। सीटाग्लिप्टिन, लीनाग्लिप्टिन डाइपेप्टिडाइल पेप्टिडेज 4 इनहिबिटर है, ये क्या करती है, ये GLP-1 के लेवल्स को बढ़ा देती है, ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड के लेवल्स को बढ़ा देती है, इंक्रीटिन्स होती है। नेक्स्ट इज जो मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च है उसका जो मेन पिलर होता है, मीडियल का टैलस होता है, लैटरल वाले का कैल्केनियम, नहीं क्यूबाइड होता है, कैल्केनियम कहाँ से आ गया। सल्फर ग्रैन्यूल्स आपको एक्टिनोमाइसिस इसराइली में देखने को मिलते हैं। 30-year-old मेल इमरजेंसी में आया आफ्टर अ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, उसका GCS काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है। सबसे पहले आपने ABCDE को मेंटेन करना होता है आपने, ठीक है, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन। तो GCS कम है तो ETT या ट्रैकियोस्टमी करो। क्लियर। ग्रेट सैफनस वेन में कितने वैल्व्स होते हैं, हाउ मेनी वैल्व्स आर प्रेजेंट इन ग्रेट सैफनस वेन, हालांकि मैंने तो पढ़ा था कि ये तो हमारी सुपरफिशियल वेन्स में तो वैल्व्स ही नहीं होते, दैट इज़ वाई इनमें वीनस इंसुफिशेंसी होती है। चलो 15 से 20 रट्टा मार लेते हैं। ड्यूरिंग टॉन्सिलेक्टमी ब्लीडिंग टॉन्सिलर आर्टरी से होती है, विच इज़ अ ब्रांच ऑफ फेशियल आर्टरी। क्लियर। एक पेशेंट को मेमोरी लॉस है,
पर्सनैलिटी चेंजेस है, विजुअल हेलोसिनेशन है, मायोक्लोनस है, दिस इज़ ड्यू टू द लुई बॉडी डिमेंशिया। ओके, लुई बॉडी डिमेंशिया में आपने पार्किंसनिज्म को देखना होता है, विजुअल हेलोसिनेशन और पर्सनैलिटी चेंजेस वगैरह को आपने देखना होता है। क्लियर, लुई बॉडी डिमेंशिया also known as frontotemporal dementia। क्लियर, अपर पार्ट ऑफ प्रीफॉर्मिस के ऊपर से सुपीरियर ग्लूटियल नर्व और वैसल्स गुजरती है। क्लियर, जो प्रीफॉर्मिस होता है वो ग्रेटर शियाटिक फोरामिना को दो पार्ट में डिवाइड करता है, ऊपर से सुपीरियर ग्लूटियल नर्व और सुपीरियर ग्लूटियल वैसल, नीचे इंफीरियर ग्लूटियल नर्व वैसल, शियाटिक नर्व, पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, नर्व टू क्वाड्रेटस फेमोरस, पुडेंडल नर्व, ये सारी चीज़ें गुजरती है। शियाटिक नर्व डैमेज हो गया है बट फ्लेक्शन ऑफ नी इज इंटैक्ट। क्लियर, दिस माइट बी ड्यू टू द सार्टोरियस। सार्टोरियस वो मसला जो नी की और थाई की दोनों की फ्लेक्शन कराता होता है। क्लियर, वैसे जो नी की फ्लेक्शन होती है वो हैमस्ट्रिंग मसल कंट्रोल करते होते हैं। नेक्स्ट इस एक प्रेग्नेंट पेशेंट है जिसको डाउन सिंड्रोम की हिस्ट्री है। क्लियर, सही हो गया। तो आपने क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ को देखने के लिए, डायग्नोस करने के लिए क्या करवाते होते हैं, तीन ही टेस्ट होते हैं, CVS, एमनियोसेंटेसिस, कोर्डोसेंटेसिस, बाकी स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं। एमेनोरिया, ग्लैक्टोरिया है, बीटा एसिजी का लेवल कम है, दिस माइट बी ड्यू टू हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया। क्लियर, तो प्रोलैक्टिन का लेवल ज़्यादा होगा, फिर GnRH को इनहिबिट कर देता है। नेक्स्ट इज एक पेशेंट को हॉट फ्लैशेज है, ड्राई स्किन है, 50 साल की है, यानी उसको पोस्ट मिनोपोजल वाली स्टेट पे चली गई है, वो मिनोपॉज आ चुका है। एक मेल है जिसका कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, प्रेजेंट विद ग्रेजुअल लॉस ऑफ नियर वियन। ओके, ग्रेजुअल लॉस ऑफ नियर वियन। ओके, तो मतलब पेशेंट की अकोमोडेशन लॉस हो चुकी है, दिस माइट बी ड्यू टू डैमेज टू द मिड ब्रेन, जिसमें आपका क्या होता है, ऑक्यूलोमोटर नर्व निकलती होती है। वैसे फजूल MCQ है। नेक्स्ट इज 25-year-old मैन अपने एल्बो पे गिरा है और फ्रैक्चर ऑफ मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस है। रट्टा मार लो, मीडियल एपिकोंडाइल के पीछे आपकी अल्लर नर्व पड़ी होती है जो कि मीडियल 1.5 डिजिट को सप्लाई करती होती है। तो अल्लर नर्व इंजरी हो चुकी है, 1.5 डिजिट को सप्लाई करती है मीडियल। नेक्स्ट इज बिटवीन विच वर्टिब्रा डज सैक्रलाइजेशन मोस्ट कॉमनली अकर। फैक्चुअल MCQ है, सैक्रलाइजेशन जहाँ पे लंबर वर्टिब्रा ख़त्म और सैक्रम वाली स्टार्ट हो जाती है। टफ हेयर एट द बैक, तो ये स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा में देखने को मिलता है, B9 डेफिशिएंसी की वजह से देखने को मिलता है। एक पेशेंट को थैलासीमिया है। ओके, क्लियर, ठीक हो गया। तो थैलासीमिया के लिए, डाउन सिंड्रोम के लिए, ओके, सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए, इन सब के लिए आप क्या करवाते होते हैं, आप CVS या एमनियोसेंटेसिस कर सकते हैं। अब ये कौन से हफ्ते पे आई है, क्लियर, ठीक हो गया। अगर ये 10 से 12 हफ्तों में आई है तो आप कोरियोनिक विलर सैम्पलिंग करते हैं, अगर 15वें हफ्ते पे तो एमनियोसेंटेसिस करते हैं। एक पेशेंट का प्रोटीन यूरिया काफ़ी ज़्यादा है, हाइपोलिपिडीमिया, हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया है, मतलब नेफ्रोटिक सिंड्रोम है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में एडिमा क्यों होता है, ड्यू टू डिक्रीज प्लाज्मा ऑन कॉर्टिक प्रेशर। क्लियर, 28-year-old प्रेग्नेंट पेशेंट जिसको फटीग है, पैलर है, वीकनेस है, मतलब उसको एनीमिया हो चुका है, फोलिक एसिड नहीं ले रही, तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होगा, MCV 100 से ऊपर देखने को मिलेगा। फटीग और मसल वीकनेस इवनिंग में है तो ये माइस्थीनिया ग्रेविस में देखने को मिलती होती है। क्लियर, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर के खिलाफ एंटीबॉडी बन जाती है। गन शॉट इंजरी एट द लेवल ऑफ 9th इंटरकोस्टल स्पेस, राइट साइड पर है। क्लियर, ठीक हो गया। तो अगर यहाँ पर IVC होता तो आप उसको ऑप्शन में रख लेते, लेकिन वो नहीं है, तो आप लीवर को रख सकते हैं। अगर ये लेफ्ट साइड होता तो मैं सप्लीन की तरफ चला जाता। थिन लॉन्ग फिंगर, यानी पेशेंट को क्या है, पेशेंट को अरेक्नोडैक्टाइली है, इंक्रीज पल्स प्रेशर, ये एयोर्टिक रिगर्जिटेशन की वजह से होता है। वाटर हैमर पल्स है, और पेशेंट को मिड डायस्टोलिक अलॉन्ग विथ माइट्रल सिस्टोलिक मर्मर, मतलब पेशेंट को मार्फन सिंड्रोम वाली सारी मैनिफेस्टेशन है, तो ये पेशेंट को एयोर्टिक रिगर्जिटेशन है, जिसमें वाटर हैमर पल्स आपको देखने को मिलती होती है, और एयोर्टिक रिगर्जिटेशन की वजह से माइट्रल रिगर्जिटेशन हो सकती है। ओके, क्लियर। एक पेशेंट को स्मोकिंग की हिस्ट्री है और मैस मिडल 1/3 ऑफ ईसोफेगस में है, तो स्क्वेमस सेल कैंसर होता है। तो ईसोफेगस के दो कैंसर होते हैं, स्क्वेमस सेल कैंसर अपर या मिडल 1/3 में ज़्यादा होता है, एड्रीनोकार्सिनोमा लोअर 1/3 में होता है। स्क्वेमस सेल कैंसर अल्कोहल की वजह से, हॉट लिक्विड, स्ट्रिक्चर, स्मोकिंग की, एक्लेजिया की वजह से होता है, जबकि एड्रीनोकार्सिनोमा गर्ड की वजह से, बैरट ईसोफेगस की वजह से, स्मोकिंग से हो सकता है। क्लियर। इसके बाद एक पेशेंट को हेमाटोमेसिस है, मलीना है, अपर GI ब्लीड है, तो आपने पेशेंट को क्या करना है, अपने पेशेंट की अपर GI एंडोस्कोपी करानी है। दिस माइट बी ड्यू टू पेप्टिक अल्सर डिजीज या CLD की वजह से, ब्लीडिंग एसोफेजियल वायरसेस है। नेक्स्ट इज कॉलिक एब्डोमिनल पेन, डायरिया है, ब्लड स्टेन स्टूल है, रेड करंट जेली स्टूल है, तो ये इंटरसेप्शन में देखने को मिलता होता है। क्लियर, ठीक हो गया। दिस माइट बी ड्यू टू रोटा वायरस।
रोटा वायरस वैक्सीनेशन की वजह से हो सकता है। राइट ग्रोइन स्वेलिंग है, इन्फीरोलैटरल है तो ये फेमरल हर्निया, सुपीरोमीडियल होता तो ये इंग्वानल हर्निया होता। नेक्स्ट इज एक पेशेंट को सॉफ्ट रिड्यूसिबल स्वेलिंग है अराउंड द अम्बलाइकस जो कि कफिंग से बढ़ जाती होती है। ओके क्लियर। अब अम्बलाइकस के सराउंडिंग एरिया पे है तो ये पैराम्बलाइकल हर्निया, अगर पूरा अम्बलाइकस का होता है तो ये अम्बलाइकल हर्निया होता। स्टोमक का मोस्ट कॉमन अल्सर कहाँ पे होते हैं? लेजर कर्वेचर पर, एंगुलरिस इंसुजरा एंगुलरिस पे देखने को मिलते हैं। मिडल वन थर्ड ऑफ इसोफेगस की सप्लाई डिसेंडिंग थोरैसिक एयोर्टा आती है, इसोफेजियल ब्रांचेस ऑफ डिसेंडिंग थोरैसिक एयोर्टा। क्लियर। मोस्ट कॉमन काज ऑफ रिमेटिक फीवर इस ग्रुप ए बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई। एक पेशेंट ने पैल्विक सर्जरी कराई है फॉर ओवेरियन मैस है, जिसमें पता लगा कि जो ओवरी और पोस्टीरियर पैल्विक वाल से जुड़ी हुई है। तो जब भी ओवरी निकाल रहे हो या हिस्टेक्टमी कर रहे हो तो यूरिटर को बचा के रखना। एक पेशेंट को हाइड्रोसेफेलस है जो कि राइट लैटरल वेंट्रिकल पे लोकलाइज्ड है। अब लैटरल से थर्ड वेंट्रिकल में जो कनेक्शन होता है वो फोरामिन ऑफ मोनरो की वजह से एसोसिएटेड होता है। क्लियर। कार्बामेज़ापिन है साइटोक्रोम P450 इंड्यूसर होती है जस्ट लाइक फेनेटोइन और फिनोबार्बिटल। क्लियर। ठीक हो गया। और ये है क्या? ये आपके सोडियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं। नेक्स्ट इज एक पेशेंट को वेट लॉस, पाल्पिटेशन, हीट इंटॉलरेंस, ट्रेमर है, हाइपरथायरॉयडिज्म है तो पेशेंट के लिए कौन सी मेडिसिन देंगे? तो पेशेंट को आप दोगे, आप जो CVS के सिम्टम्स है उसको कंट्रोल करने के लिए हम प्रोपेनोलोल देंगे, जबकि डेफिनेटिव मेडिसिन इज कौन सी मेडिसिन देंगे हम? एंटी थायराइड, प्रोपाल थायोरेसिल या मेथिमाजोल दोगे। एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक के अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स सेल और आपके लिपिड्स वगैरह देखने को मिलते होते हैं। पेन और टेम्परेचर के लिए लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक होता है। नेक्स्ट इज पोटेंट वेजो कंस्ट्रिक्टर एंडोथेलिन होता है जो कि वेजो कंस्ट्रक्शन कराता होता है। गैंग्रीन कास्ट बाय कोलोस्ट्रीडियम परफेरेंजिन्स तो ये लेसिथिनियस या हाइलो फॉस्फोलाइपेज प्रोड्यूस करता होता है। क्लियर। ठीक हो गया। कांटा वगैरह चुभ गया है, कांटा की वजह से पेन वगैरह हो रहा है और रैपिड विड्रॉल रिफ्लेक्स है तो ये दिस इज ड्यू टू द नियोस्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। क्लियर। टाइप ए डेल्टा फाइबर विड्रॉल रिफ्लेक्स या पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स होता है। 2 डे हिस्ट्री ऑफ राइट अपर एब्डोमिनल पेन, फीवर है, मर्फी साइन पॉजिटिव है। दिस इज ड्यू टू एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस। इसको कंफर्म करने के लिए वैसे तो हिडा स्कैन होता है लेकिन यहाँ पे तो ऑप्शन में है नहीं, तो एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड पे चले जाएंगे। रेड स्वेलन पेनफुल लीजन है बैक के ऊपर। क्लियर। ठीक है। और मल्टीपल पस ड्रेनिंग ओपनिंग्स है, दिस इज अ कार्बंकल। डायबिटीज वाले में देखने को मिलता है, स्टाफ ऑर्गियस की वजह से होता है। ग्लूकोज PCT में एब्जॉर्ब होता है, SGLT2 रट्टा मार लेना। क्लियर। हार्मोनल थेरेपी कैन लीड टू रिप्रेशन ऑफ हार्मोन सेंसिटिव तो वो एपोप्टोसिस के जरिए, एपोप्टोसिस में भी एट्रोफी के जरिए वो साइज को कम कर देती है, जस्ट लाइक टोमैक्सोफिन फॉर ब्रेस्ट कैंसर। वास्कुलाइटिस जिसमें लोअर लिम्ब पे पर्परा होता है, दिस इज हिनोट शॉलिन पर्परा। ओके। एक बंदे ने अपने फादर के डेथ की न्यूज़ सुनी है। क्लियर। ठीक हो गया। इसकी वजह से वो अनकॉन्शियस हो गया। दिस इज ड्यू टू वेजोमोटर फेलियर, वेजोवेगल सिंकोपी। विच टाइप ऑफ नर्व फाइबर आर कैरिड बाय डोर्सल रूट गैंग्लिया तो रट्टा मार लो सेंसरी फाइबर से डोर्सल रूट गैंग्लिया। जो मोटर होते हैं वो एंटीरियर हॉर्न से ट्रैवल करते होते हैं। नेक्स्ट इज एक पेशेंट को मोटापा है काफ़ी ज़्यादा, लिपिड्स का लेवल ज़्यादा है, एब्डोमिनल स्ट्राया है, डायबिटीज मेलाइटस है तो ये मेटाबोलिक सिंड्रोम इज ड्यू टू कुशिंग सिंड्रोम। क्लियर। क्योंकि जो स्ट्राया होते हैं वो कुशिंग सिंड्रोम के लिए स्पेसिफिक होते हैं। डाउन सिंड्रोम वाले चाइल्ड में डबल बबल साइन होता है ड्यू टू डोडिनल एट्रेजिया। इसके अलावा एनुलर पेनक्रियास, हर्शप्लंग डिजीज भी देखने को मिल सकता है। एंडेमिक एरिया वाले पेशेंट में नंबनेस और डिसफिगरिंग स्किन है हैंड्स और फेस के ऊपर। इसके अलावा लॉस ऑफ सेंसेशन है, थिक एंड नर्व है, हाइपोपिगमेंटेड पैचेस है। तो नर्व्स मोटी और हाइपोपिगमेंटेड पैचेस ये आपको देखने को मिलते हैं लेप्रोसी के अंदर, विच इज द हैंसन डिजीज। क्लियर। कोआगुलेटिव नेक्रोसिस इज सीन इन हार्ट और लिकोफेक्टिव नेक्रोसिस इज सीन इन MI।